ये टनल जो आप देख रहे हैं वो एक आम टनल नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टनल है जो असल में समुद्र के नीचे से गुजर रहा है। ये 50 किलोमीटर लंबा टनल वो मेगा प्रोजेक्ट है जिसको इंजीनियर्स दुनिया का 7वां अजूबा कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है इसकी कंस्ट्रक्शन, जो कि मुश्किल हालात में 13,000 मजदूरों के साथ हुई, और ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा खोदना जिस पर पूरे समंदर का बोझ है। एक छोटी सी गलती ये टनल को पानी से भर सकती है और इंसान और मशीन्स को हमेशा के लिए दफन कर सकती है, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। लगभग 13,000 साल पहले जब आखिरी आइस एज खत्म हो रही थी, तो आज के इंग्लैंड और यूरोप को एक दूसरे से अलग कर दिया था। उनके अलग होने का सबब था ये समुद्र का ये हिस्सा जो आज इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये चैनल काफी बड़ा है, लेकिन ये जगह इस पॉइंट पर काफी तंग हो जाती है, और इस जगह पर इंग्लैंड और फ्रांस सिर्फ 33 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। हिस्ट्री में बहुत बार कोशिश की गई है इस फासले को खत्म करने की, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत जिंदगियां गंवाने के बाद रोक दिए गए। शायद टेक्नोलॉजी उस वक्त बहुत महदूद थी, लेकिन 20वीं सदी के आखिर में जब टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रही थी, तो फिर से सोचा गया इंग्लैंड और फ्रांस को जमीनी राब्ते से जोड़ने के लिए। ये 1980s का दौर था जब बड़ी मशीनरी बनाना भी पॉसिबल था। मशीन्स के अलावा एक और चैलेंज था, और वो था इंग्लैंड को मनाना। इंग्लिश चैनल के ठंडे पानी ने हमेशा इंग्लैंड को अपने दुश्मनों पर भारी हाथ दिया है। नेपोलियन से लेकर हिटलर तक इंग्लैंड के कई दुश्मनों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर हमेशा इंग्लिश चैनल के सख्त शोहरत ने इंग्लैंड को फायदा दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने कैलेस नाम के एक गाँव में, जो कि फ्रांस में था, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया समुद्र के नीचे एक टनल खोदने का, ताकि वो इंग्लैंड पर कब्जा कर सके। मगर ये प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हुआ। खैर, हिटलर की मौत के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में नुमायां तब्दीली शुरू हो गई। कारोबार शुरू हो गया और खुशी हर तरफ थी। फ्रांस और इंग्लैंड जो पहले दुश्मन थे, उन्होंने इंग्लिश चैनल के थ्रू ट्रेड शुरू कर दी। वक्त के साथ साथ 1986 में दोनों मुल्कों ने फैसला किया कि अब ये रुकावट दूर कर देंगे और इंग्लैंड को यूरोप से जोड़ देंगे। इंग्लैंड में इस फासले के खिलाफ बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई, क्योंकि बहुत से लोगों को इंग्लैंड के इस आइलैंड सल्तनत पर बहुत फख्र था। कई महीनों के लंबे मुज़ाकरात के बाद दोनों मुल्क इस नतीजे पे पहुंचे कि एक समुद्री टनल बनाया जाएगा। इसे चैनल टनल का नाम दिया गया, जो कि बहुत से लोग इसको यूरो टनल के तौर पर जानते हैं। ये एग्रीमेंट हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस की टीम्स अपनी अपनी तरफ से टनल खोदेंगे और दोनों टनल के हिस्सों को मरकजी पॉइंट्स पर जोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा फेलियर लग रहा था। समुद्र के नीचे लगभग 38 किलोमीटर लंबा टनल बनाना ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो कोई भी इंजीनियरिंग फर्म उठाने के लिए हिम्मत नहीं कर पाती। आखिर में फैसला किया गया कि 10 इंजीनियरिंग फर्म्स एक साथ काम करेंगी ताकि प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। चैनल टनल का डिज़ाइन फाइनल करने से पहले ये ज़रूरी था कि कौन सी किस्म की ट्रांसपोर्ट इस टनल से गुजरेंगी और टनल कहाँ से शुरू होगा और कहाँ ख़त्म होगा। दोनों मुल्क के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए फैसला किया गया कि टोटल 3 टनल बनाए जाएंगे, जिसमें से एक रेलवे लूप इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान चलेगा। एक टर्मिनल फ्रेंच शहर चैकेले में होगा, जबकि दूसरा टर्मिनल इंग्लैंड के फोल्क्सटोन में होगा। टनल की टोटल लंबाई 56 किलोमीटर होगी, जिसमें से समुद्री हिस्सा 38 किलोमीटर लंबा होगा। आखिर में 1986 में चैनल टनल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। इंजीनियरिंग टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज टनल बोरिंग मशीन का था, जो TBM के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट कभी बना ही नहीं था। इसी वजह से इस खास डायमीटर का TBM भी दस्तयाब नहीं था। पहले तो ये TBM मशीन जीरो से बनाना होगा। हजारों माइल दूर सेटल वाशिंगटन में रॉबिन्स कंपनी को ये खास टनलिंग मशीन बनाने का काम दिया गया, जो बोरिंग मशीन्स बनाने में माहिर हैं। जब ये पूरा होगा तो ये बड़ी मशीन 800 फुट लंबी होगी और 1500 टन वजनी होगी। उसका डायमीटर 50 फुट होगा। उसके अगले हिस्से में टंगस्टन कार्बाइड से बने करोड़ों तेज धारी ब्लेड्स लगे होंगे। इसके साथ लगाए गए हाइड्रोलिक लेग्स इसे आगे धक्का देंगे। मशीन के अंदर एक कन्वेयर बेल्ट लगा होगा, जो जमीन और मिट्टी पत्थर को बाहर निकालने के लिए, जो कि कचरे को ट्रेन तक ले जाया जाएगा, और फिर ये ट्रेन टनल से कचरा बाहर ले जाएगी। ये टनल बोरिंग मशीन खुद में एक शानदार काम था। वो पुरानी टेक्निक जहां पर पहाड़ों के अंदर ब्लास्ट करके टनल बनाया जाता था, उसके मुकाबले में ये मशीन डेवलपर्स के लिए एक बड़ी नेमत थी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ कई डेंजरस और चैलेंजेस भी आए। अगर कहीं से भी पानी 250 फुट गहरे समुद्री बोरिंग के दौरान लीक हो गया, तो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि कुछ ही सेकंड्स में इंसान और मशीन्स को डुबा देगा।
सर्वे से मालूम पड़ा कि इंग्लैंड की तरफ समुद्र के नीचे एक चौक की लेयर मौजूद है जो टनल में पानी की लीकेज को रोकेगा, मगर फ्रांस की तरफ समुद्र में नीचे कई क्रैक्स हैं जहां टीबीएम सही से काम नहीं करेगी। इसीलिए फैसला किया गया कि एक नया टीबीएम अलग से बनाया जाएगा जो कि टनल बोरिंग के साथ ही सबमरीन भी होगी। ये वर्ल्ड वॉर 2 सबमरीन्स के बराबर पानी का दबाव का सामना कर सकेगी। जब ये मशीन तैयार हुई तो उसके साथ एक नया चैलेंज भी आया कि कैसे उसे 200 फुट नीचे जमीन के अंदर पहुंचाया जाए। इस काम के लिए मशीन को अनअसेंबल्ड करना पड़ा और हर टुकड़ा अलग अलग से नीचे ले जाया गया। इसे जमीन के अंदर जाने के बाद फिर से असेंबल करना था। इसमें कई महीने और लाखों डॉलर्स के खर्चे लगे। 2 साल बीत गए। प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम दोनों तरफ शुरू किया गया 1988 में। इतना बड़ा मिट्टी और पत्थर का कचरा निकालना खुद में एक बड़ा काम था। मशीन एक दिन में 750 स्क्वायर फुट पत्थर काट रही थी और सिर्फ 1 घंटे में लगभग 2400 टन कचरा इकट्ठा हो रहा था। इंग्लैंड की तरफ कचरा एक कंट्री पार्क में शामिल किया गया जो स्पायर हुए के नाम से था, शेक्सपियर क्लिफ के बीच में फोक्सटोन और डोवर के दरमियान, और इसी वजह से ये साहिली कोस्टल लाइन से थोड़ा सा बाहर आता है। फ्रेंच की तरफ से इकट्ठा किया गया कचरा कीचड़ की फॉर्म में था। इसे संगेटे के करीब फोनपेगियन वैली में डालकर एक सजाजी झील बनाई गई। एक तरफ इतना कचरा टनल से बाहर निकाला जा रहा था तो दूसरी तरफ बहुत सारा सामान भी टनल में ले जाया जा रहा था। जब टीबीएम टनल बोरिंग मशीन आगे बढ़ती उसी तेजी से लूसे पत्थर और चौक के पत्थरों को सील करना भी जरूरी था, क्योंकि अगर ऊपर से समुद्री पानी टनल के लिए रास्ता बनाता तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता। इसी काम के लिए टनल के साइज के लिए गोल कंक्रीट स्लैब फिट किए जा रहे थे। ये कंक्रीट न्यूक्लियर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट से भी मजबूत हैं। रीइंफोर्स्ड स्टील चैनल टनल में लगभग 7,50,000 कंक्रीट स्लैब्स इस्तेमाल किए गए। एक पूरे साइज का कंक्रीट स्लैब्स का वजन 40 टन के बराबर होता है, यानी कि कुल मिलाकर 8 बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें बनाई जा सकती हैं। ये सर्विस ट्रेन में रखे गए और टनल तक पहुंचाए गए, जहां एक खास मशीन थी जो इन्हें जगह पर फिट कर रही थी। कई हफ्ते गुजरे और फिर महीने। टनल दोनों तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ये 2 टनल एक दूसरे से मिलेंगे। ये सब देखने और सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। अगर दोनों टीबीएमएस सही जगह पर नहीं बढ़ाए जाते तो ये साफ है कि समुद्र के नीचे 2 टनल्स कभी नहीं मिलेंगे। इस मसले को हल करने के लिए लेज़र बीम गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था। एक लेज़र इंग्लिश मशीन में लाया गया और दूसरा फ्रेंच मशीन में। दोनों गाइडेंस सिस्टम वायरलेस तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब भी कोई मशीन अपनी जगह बदलती, गाइडेंस सिस्टम बोरिंग मशीन के सर के पोजीशन को बदलने के लिए एक सिग्नल कंप्यूटर को भेजता था हाइड्रोलिक जैक्स के साथ। इस नतीजे में दोनों टनल्स फिर से आपस में री अलाइन हो जाते। ये गाइडेंस सिस्टम सही तौर पर काम कर रहा था या नहीं, इस बात को तस्दीक करने के लिए दोनों मशीन्स को आखिरी 100 मीटर्स में बंद कर दिया जाएगा और फिर अगली तरफ एक स्टील रोड भेजा जाएगा तस्दीक करने के लिए कि दोनों टनल्स की पोजीशन सही है या नहीं। 3 सालों तक लगातार बोरिंग के बाद आखिर वो वक्त आ गया था जब सिर्फ 100 मीटर की दूरी बची थी बीच में, और प्लान के मुताबिक एक स्टील रोड भेजा गया। दोनों टनल्स की पोजीशन लगभग सही थी, सिर्फ 10 इंचेस का फर्क था जो कि अलाउड हदूद के अंदर था। अब इंजीनियरिंग टीम के सामने उनका सबसे बड़ा और मुश्किल चैलेंज था। ये बहुत ज़रूरी था कि दोनों टीबीएम्स में से एक को सुसाइड कराना बहुत ज़रूरी था। हाँ, क्योंकि दोनों टनल्स में 2 फुट मोटी कंक्रीट स्लैब्स लगा दिए गए थे, यानी कि टनल का डायमीटर 50 फीट से 46 फीट तक कम हो गया था और टीबीएम का डायमीटर यानी कि बोरिंग मशीन का 50 फुट था। काम मुकम्मल होने के बाद एक 50 फुट मशीन 46 फुट टनल से बाहर नहीं निकल सकती थी। इसीलिए इस मसले का हल निकाला गया कि एक मशीन को रास्ते से हटा देना होगा, जिसको इंजीनियर्स मैकेनिकल सुसाइड कहते हैं। तो ये कुर्बानी इंग्लैंड की टीबीएम मशीन की थी। इसे अपने एंगल बदलकर जमीन की तरफ झुका दिया गया, कई 100 फीट नीचे उतरते हुए वहां छोड़ा गया जहां वो आज तक दफन है। अब कंस्ट्रक्शन का आखिरी लम्हा करीब था। फ्रेंच टीबीएम आगे बढ़ा और आखिर में इंग्लिश टनल से मिल गया और वहां पहुंचने के बाद फ्रेंच टीबीएम को डिसमेंटल किया गया और बाहर निकाल लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश टीबीएम को भी तो डिसमेंटल किया जा सकता था, तो फिर वो क्यों दफनाया गया? हकीकत में बोरिंग मशीन को डिसमेंटल करने का उतना ही खर्चा आता था। कम खर्चे में एक नई मशीन बना सकते थे, इसीलिए कंपनी पहले एसेस करती है कि कौन सी ऑप्शन कम नुकसान देगी। इस पर बेस ये फैसला किया गया
कि उसे हमेशा के लिए दफनाया जाएगा या फिर दोबारा बाहर निकाल लिया जाएगा। 13,000 सालों के बाद पहली बार दो मुल्कों के दरमियान फिर से ज़मीनी राब्ता होने वाला था। जितने भी वर्कर्स इस इवेंट के लिए काम कर रहे थे, हर मुल्क से एक वर्कर को चुना गया। वो आखिरी चौक की लेयर को मैनुअल तौर पर जैक हैमर के साथ तोड़ते रहे और मीडिया इवेंट्स के लिए वो आपस में फ्लैग्स एक्सचेंज करते रहे। हजारों साल पहले जब ये ग्लेशियर की वजह से अलग हो गए थे, आखिर में इंग्लैंड और फ्रांस को एक दूसरे के साथ दोबारा जोड़ दिया गया। ये सच में एक अहम कामयाबी थी और इसे मनाने के लिए एक शानदार जश्न मनाया गया। मेहनत और पसीने के कई सालों के बाद कोशिश का फल भी आखिर में मिला। फिनिशिंग वर्क मुकम्मल होने के बाद चैनल टनल आखिर में 6 मई 1994 को खोल दिया गया। अगर इस प्रोजेक्ट पर हुए खर्चे को आज की डेट के लिए एडजस्ट किया जाए तो ये 12 बिलियन पाउंड्स होंगे, जो कि 1190 अरब रुपीस के बराबर हैं। कंस्ट्रक्शन की पीक टाइम पर चैनल टनल प्रोजेक्ट पर लगभग 13,000 वर्कर्स काम कर रहे थे, जबकि 10 वर्कर्स कंस्ट्रक्शन के दौरान हादसात में अपनी जान गंवा बैठे। इस प्रोजेक्ट में टोटल 3 टनल्स हैं, 2 ट्रेन्स के लिए और एक छोटा टनल भी बनाया गया है जिसे इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। आज लगभग 60,000 पैसेंजर्स रोजाना इस टनल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 4,600 ट्रक्स, 140 कोचेस और 7,300 व्हीकल्स शामिल हैं, जो कार्गो ट्रेन में रखे जाते हैं और टनल के पार करने के लिए बनाए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।